Hello and welcome back to my channel Understanding Economics. In the last videos we discussed about the measurement of national income by all three methods: income method, value added method and expenditure method. But in these methods we have some problems in counting national income. समटाइम्स नेशनल इनकम इज डबल काउंटेड, कुछ और गड़बड़ियां हो जाती हैं, कुछ ऐसे आइटम्स इंक्लूड हो जाते हैं जो ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड होते हैं. इन ऑल थ्री मेथड वी हैव सम प्रॉब्लम्स. तो नाउ वी विल डिस्कस द प्रिकॉशंस टेकिंग इन इनकम मेथड, वैल्यू एडेड एंड एक्सपेंडिचर मेथड्स. So let's start with the topic precautions estimating national income by income method. This is our first topic today. So let's start with the topic precautions involved in estimating national income by income method. मतलब इनकम मेथड से कैलकुलेट करते समय आपको कौन कौन सी यहाँ पे प्रिकॉशंस ध्यान में रखना है कि हमारी जो कैलकुलेशन है उसमें कोई भी मिस्टेक ना हो. तो सबसे पहला जो है वो है ट्रांसफर पेमेंट्स. ट्रांसफर पेमेंट्स मतलब देखिए, पेमेंट का मतलब होता है हमने आपके लिए कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी की है. अगर हमने कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं की है, इवन देन हमें कहीं से कोई पेमेंट मिल रहा है, तो दैट विल नॉट बी पार्ट ऑफ इनकम मेथड, क्योंकि ये आपने अर्न नहीं किया है. ये आपको किसी भी चाहे आपके फादर आपको दे देते हैं या आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपको कोई गिफ्ट देते हैं या किसी भी और रूप में आपको कोई पेमेंट मिल गई है, तो वो इनकम मेथड में नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी किसी की पेमेंट से ही आपको मिल रहा है. आपने उसके लिए कोई एक्टिविटी नहीं की है. तो ये सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है, एक हाथ से दूसरा हाथ पे ट्रांसफर है. इसके लिए आपको कोई भी मतलब आपने एक्टिविटी नहीं, कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ है, तो ये न्यू पेमेंट नहीं है. इसलिए हम इसको नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूड करेंगे. अब इसमें दो पॉइंट्स आते हैं आपके. एक आता है ओल्ड एज पेंशन और दूसरा आता है रिटायरमेंट पेंशन. ये एक बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है कि ओल्ड एज पेंशन और रिटायरमेंट पेंशन क्या चीज है. देखिए, ओल्ड एज पेंशन जो है उसके बदले में कोई भी काम नहीं किया जाता, ये गवर्नमेंट के तरफ से आपको फ्री दी जाती है. तो ये नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगी, क्योंकि इसके बदले में आपने कोई भी प्रोडक्शन नहीं किया है. ये सिर्फ आपको एक गवर्नमेंट की इनकम से आपके लिए एक ट्रांसफर है, वो अपनी से आपको दे रही है. बट जो रिटायरमेंट पेंशन है, ये क्या होता है, ये आपकी सर्विसेज के बदले में ही आपको दी जाती है. आज नहीं, आपने पहले ही जो सर्विसेज प्रोवाइड की हैं उनके बदले में ये पेंशन आपको दी जा रही है. तो ध्यान दीजिएगा, ओल्ड एज पेंशन नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगी, लेकिन रिटायरमेंट पेंशन क्योंकि आपकी पुरानी सर्विसेज के बदले आपको दी जा रही है, इसलिए वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी. सो मस्ट बी डिसाइड कि ये और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए. दूसरा पॉइंट है इलीगल इनकम. इलीगल इनकम मतलब कहीं से आपने चोरी कर ली है, किसी से छीन लिया है, किसी से धोखेबाजी से कोई अर्निंग कर ली है, तो वो इनकम नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगी, बिकॉज दिस इज ऑल्सो नॉट अ प्रोडक्टिव इनकम. यहाँ पर आपने कोई भी प्रोडक्शन नहीं किया है. सिंपल सी बात है, आप ये समझ लीजिए एक पॉइंट में कि प्रोडक्शन के बदले अगर आपको कोई पेमेंट मिल रहा है तभी वो इनकम मेथड में नेशनल इनकम का आइटम बनेगा, अदरवाइज वो नहीं होगा. थर्ड पॉइंट है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स और कैपिटल गेन्स. देखिए, सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स मतलब इसलिए नहीं हम इंक्लूड करते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम उनका पेमेंट पहले इंक्लूड कर चुके हैं. जब भी आपने, मान लीजिए आपने अभी 2020 चल रहा है, 2016 में आपने कोई गाड़ी खरीदी और उसको आपने या किसी ने खरीदी थी, आपने उससे खरीद ली, ठीक है, तो वो अर्निंग नहीं है. वो अर्निंग इसलिए नहीं है क्योंकि जब वो उस कार का प्रोडक्शन हुआ था तो ऑलरेडी उसका पेमेंट नेशनल इनकम में इंक्लूड हो चुका है.
तो यहाँ पर सेकेंड हैंड गुड में हम उसका प्राइस नहीं इंक्लूड करेंगे। इसी तरह से कैपिटल गेन भी अगर किसी तरह से होता है और वो सेकेंड हैंड है, पहले उसका पेमेंट हो चुका है, तो वो फर्दर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। हाँ, इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, अगर कोई स्टॉकर लगा हुआ यहाँ पर, कोई ब्रोकर है आपके बीच में, ठीक है, जैसे किसी ब्रोकर ने आपको बताया कि उनके पास एक कार है और आप उससे परचेज कर रहे हैं, तो आपको वो ब्रोकर को आप भी कुछ पेमेंट देते हैं और जिससे वो कार ले रहा है वो भी कुछ पेमेंट देता है। तो उस ब्रोकर की इनकम हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वो एक नया मतलब न्यू पर्सन है जिसने ये इनकम प्रोड्यूस की है अपने काम से। काम क्या हुआ, वहां से उसने पता लगाया, आपको इन्फॉर्म किया, आपने उसको पेमेंट दिया, ये जानकारी देने के लिए उसने दिया कि उनकी कार आपने सेल करवा दी, तो उसके लिए ये एक नई इनकम है। तो हम ब्रोकर की इनकम तो इंक्लूड करेंगे, बट अदरवाइज उस कार का पेमेंट हम दोबारा इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कॉर्पोरेशन टैक्स एंड इनकम टैक्स। देखिए, कॉर्पोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स इसलिए इंक्लूड नहीं किया जाता है क्योंकि जब भी हम ये पेमेंट्स करते हैं तो हम अपनी इनकम में से ही करते हैं। हमको इनकम टैक्स देना है, हम कहाँ से देंगे, हमारे पास कोई और सर्विसेज तो है नहीं, जो हमको सैलरी मिल गई है हम उसी में से काट करके दे देंगे। तो इनकम तो हमारी ऑलरेडी जुड़ चुकी है, यहाँ पर हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ऑलरेडी नेशनल इनकम में इंक्लूड है, इसलिए हम दोबारा इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स नहीं लेंगे क्योंकि वो हम अपनी इनकम से ही उसमें देंगे। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस इज नॉट द पार्ट ऑफ द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, क्योंकि इनकम में इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं होते। हाँ, अगर आपको नेशनल इनकम मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट करनी है तो आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। लेकिन यहाँ पर नेशनल इनकम का मतलब होता है NNP एट FC, यानी कि फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो आप इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर आपसे FC की जगह MP मार्केट प्राइस पर पूछा गया है तो आप इसको इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट 6 पॉइंट है इंक्लूड फ्री सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ओनर्स ऑफ द प्रोडक्शन। देखिए, फ्री सर्विसेज मतलब कि आपको उसने कोई भी हाउस प्रोवाइड कर रखा है, स्कूल दिया है, मेडिकल फैसिलिटीज दी हैं, या वो अपने लिए ही कुछ काम कर रहा है खुद ही के लिए। मान लीजिए उसकी खुद ही का घर है, वो उसमें रह रहा है, उसको रेंट नहीं देना पड़ रहा, उसी में उसने प्रोडक्टिव एक्टिविटीज भी स्टार्ट कर दी है, बट इनडायरेक्टली वो सेविंग कर रहा है, क्योंकि अगर वो रेंट जो भी उसके हाउस का अगर वो किसी और जमीन पे करता तो उसको रेंट मिलता, अगर वो कैपिटल कहीं से और से लेता तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ता। तो ये सारी चीजें चाहे तो वो नहीं कर रहा है, डायरेक्टली उसका नहीं है, लेकिन आप क्योंकि इनडायरेक्टली वो पेमेंट कर रहा है तो उसकी जो सर्विसेज है उससे होने वाली इनकम की कैलकुलेशन नेशनल इनकम में किया जाएगा। 7th पॉइंट इज विंडफॉल गेन्स। विंडफॉल गेन्स कहते हैं कि आपको अचानक से कहीं से धन मिल जाए, इकट्ठा आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया। वो कहाँ से आ सकता है, या तो कोई आपकी लॉटरी लग गई या किसी रिलेटिव ने आपको दिया। तो ये भी इनकम हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि ये भी अनअर्न्ड इनकम है, इसके लिए भी कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हुई है, ये सिर्फ ट्रांसफर है, किसी का पेमेंट आपके हाथ में आ रहा है, तो ये हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर है नेक्स्ट वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड। ये हमने आपको वीडियो बनाते समय जब नेशनल इनकम से कैलकुलेशन बताया था तब भी बताया था, इसको बहुत ध्यान दीजिएगा कि अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आपने ले लिया है तो फिर वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड्स नहीं लिया जाएगा। सपोज आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिया है, फिर नीचे दिया है सैलरी इतना, और आपका मेडिकल फैसिलिटी के लिए इतना पेमेंट, स्कूल के लिए इतना पेमेंट, ट्रैवलिंग के लिए इतना पेमेंट, या डीए कुछ भी मिल रहा है वो सारा अलग अलग भी दिया है, या काइंड में आपकी कोई फैसिलिटी दी हुई है उनकी वैल्यू लिखी हुई है। तो ये ध्यान रखिए, अगर आपने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिया है उस क्वेश्चन में तो आपको ये दोबारा कैलकुलेट
नहीं करना है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें ऑलरेडी इंक्लूडेड है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में। फिर है डोमेस्टिक सर्विसेज। डोमेस्टिक सर्विसेज से मतलब है जैसे आप मदर है, मदर घर में खाना बनाती है, कपड़े धोती है, बच्चों को पढ़ाती भी है, तो ये सारी चीजें काम तो हो रहा है, यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन चूंकि ये मतलब एक नया पेमेंट नहीं है, उसके बदले में आपको कोई पेमेंट मिल नहीं रहा है, तो यहाँ पर इनकम जनरेट नहीं हो रही है। क्या हो सकता है, अगर कोई बाहर से कोई टीचर आपके बच्चे को पढ़ाने आता है तो आप उसको पेमेंट देंगे और उसके लिए वो नई इनकम होगी। आपके लिए नई इनकम नहीं है, क्योंकि आपको या तो घर में से कोई भी जेंट्स देगा, या उनके हस्बैंड देंगे, आपके फादर देंगे, या आपका बेटा दे देगा आपको पैसे, लेकिन वो नई इनकम इसलिए नहीं है क्योंकि वो सिर्फ ट्रांसफर पेमेंट है। लेकिन अगर बाहर से कोई कुक आके आपका खाना बनाता है, बाहर से कोई मेड आके आपका झाड़ू बर्तन करती है, या कोई ट्यूशन ट्यूटर आता है वो बच्चों को पढ़ाता है, तो उनके लिए जो भी आप पे करते हैं वो उन पर्सन के लिए न्यू इनकम होगी, तो वो इनकम इसमें इंक्लूड की जाएगी। बट अदरवाइज जो हम अपने घर में काम करते हैं वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होता है। इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस। देखिए, ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस का जो रेंट है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि डायरेक्टली वो पेमेंट नहीं कर रहा है जैसे आपने यहाँ पर बताया था, बट इनडायरेक्टली वो रेंट दे रहा है। अगर क्योंकि वो उसका अपना घर नहीं होता तो कहीं ना कहीं से वो रेंट हाउस मतलब उस किराए पे घर लेता और इनडायरेक्टली उसका रेंट दे रहा होता। तो वो जो है अपने आप, भले ही वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेकिन फिर भी उसका जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उतनी नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। फिर है डेथ ड्यूटीज, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, इस तरह के जो भी टैक्सेस हैं वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। क्यों नहीं किए जाते हैं? क्योंकि ये सारी चीजें हम अपनी इनकम से ही देते हैं। जैसे हम कोई डेथ हो गई घर में, उसके लिए हमने ड्यूटी पे की, तो पे की कहाँ से पे करेंगे? हमारी जो इनकम है। गिफ्ट टैक्स देना है, हमने किसी को बड़ा गिफ्ट दिया तो उसके बदले में भी हमने टैक्स दिया, तो वो टैक्स भी हम कहाँ से देंगे? अपनी इनकम से देंगे। वेल्थ टैक्स है, ये सारे इसी तरह से वाटर टैक्स होता है, हाउस टैक्स होता है, ये जितने भी टैक्सेस हैं इस तरीके की चीजें ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है, क्योंकि हम ऑलरेडी अपनी पेमेंट से ही उसको दे रहे होते हैं और हमारी पेमेंट ऑलरेडी इंक्लूडेड है नेशनल इनकम में। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर किसी भी चीज में इस तरह के कोई आइटम्स आते हैं जो आपके, तो आपको ध्यान देना है कि वो इंक्लूड होगी या नहीं होगी। इसमें से हमने कुछ चीजें आपको बताई हैं, ध्यान रखिएगा। पेंशन वाला एक पॉइंट है, टैक्सेस वाला है, ये अब अपने आप के लिए जो भी आप सर्विसेज दे रहे हैं वो इंक्लूड होती है। तो ये आपको बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि जब आपको आइटम्स दिए जाते हैं कैलकुलेशन के लिए, तब उसमें आपको ये सारे पॉइंट्स काम आएंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज इंक्लूड होनी चाहिए और कौन सी चीज नहीं। So our next topic is precautions involved in estimating national income by value added method. तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। सेकेंड हैंड गुड्स जैसे हमने इनकम में आपको बताया था कि उसमें ट्रांसफर पेमेंट्स नहीं लेते। अब इसमें क्या है, सेकेंड हैंड गुड्स अगर आप परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया सेकेंड हैंड है। सेकेंड हैंड का मतलब पहले उसका पेमेंट कैलकुलेट हो चुका है नेशनल इनकम में। तो जब आप सेकेंड हैंड उसको सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, अगर फिर से हम उसकी वैल्यू को इंक्लूड कर लेते हैं तो ये हमारा डबल काउंटिंग हो जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी इसकी इनकम को नेशनल इनकम में इसका प्राइस ले चुके हैं। बट ब्रोकरेज की इनकम या उसका कमीशन जो भी होता है वो इसमें इंक्लूड होगा, क्योंकि उसकी फ्रेश एक्टिविटी होती है। जो भी ब्रोकर ये काम करवा रहा है सेकेंड हैंड गुड्स का सेल या परचेज, उस ब्रोकर, चूंकि पहले तो ब्रोकर इन्वॉल्व नहीं था, हम दुकान से जाके वो चीज खरीदते हैं। जब सेकेंड हैंड गुड को हमें सेल करना होता है, पुरानी हो गई कुछ, तो हम बीच में किसी आदमी को लाते हैं, वो पर्सन ब्रोकर होता है। तो ब्रोकर की इनकम, उसका जो भी कमीशन बनता है वो एक फ्रेश एक्टिविटी है, तो उसकी इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे।
हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू हम नहीं इंक्लूड करते हैं, सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स की, फाइनल सर्विसेज की एक्टिविटीज को इंक्लूड करते हैं। यहाँ पर इंटरमीडिएट गुड मतलब जैसे कि हमने कपड़ा बनाया है थ्रेड से, तो थ्रेड की वैल्यू इंक्लूड हो चुकी है। अब जब हम कपड़ा बनाते हैं या कपड़ा बनाने के बाद प्रोड्यूसर सेल करता है तो उसमें वो थ्रेड की भी प्राइस इंक्लूड करता है और प्लस जो एडिशन हुआ उसमें वो भी। तो हम यहाँ सिर्फ क्या लेंगे, एडिशन, वैल्यू में जो भी एडिशन हुआ है वो लेंगे, क्योंकि थ्रेड की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। क्लॉथ बनने के प्रोसेस में उसका जो भी एडिशन हुआ है उस प्राइस में, जैसे सपोज थ्रेड आपका 100 का था और वो क्लॉथ बन करके 150 का हो गया, तो 50 रुपीज का एडिशन और हुआ है। तो 100 प्लस 50, 100 थ्रेड का और 50 रुपीज उस क्लॉथ को बनाने में जो एडिशन हुआ। तो हमको ध्यान रखना है इंटरमीडिएट गुड्स को हमें नहीं लेना है। वैल्यू ऑफ गुड्स रिटेन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सेल्फ कंजम्पशन मतलब हमने कोई चीज ली है और अपने लिए उस चीज को हम यूज कर रहे हैं, हम कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी उससे नहीं कर रहे हैं, मतलब हमने ऐसा कोई प्रोडक्शन नहीं किया है जिससे हमें वो मार्केट में सेल करना पड़े। उस इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि हम भले ही सेल्फ कंजम्पशन के लिए उस चीज को बना रहे हैं, लेकिन हम प्राइस उसमें लगा तो रही है, प्रोडक्शन तो कर ही रहे हैं। क्योंकि जैसे एक फार्मर है, उसने अपने लिए कोई चीज उगाई और वो खुद ही कंज्यूम कर रहा है, उसको मार्केट में सेल नहीं कर रहा है, बट इनडायरेक्टली वो नेशनल इनकम में इंक्रीमेंट कर रहा है, क्योंकि अगर वो खुद नहीं प्रोड्यूस कर रहा होता तो वो उसको मार्केट से परचेज करता। इनडायरेक्टली वी कैन से कि हम प्रोडक्शन तो इंक्रीज कर ही रहे हैं, इसलिए हम वैल्यू एडेड में इसको इंक्लूड करेंगे। फिर है वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस। अगेन यहाँ पर भी सेम मीनिंग है, भले ही वो उसका अपना घर है लेकिन वो रेंट प्रोड्यूस कर रहा है। अगर वो किसी और के घर में जाता है तो वो रेंट को इनको पे करेगा। वो ओनर ऑक्यूपाइड भले ही है लेकिन हम उसको इंक्लूड करते हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली वो हमारी वैल्यू एडिशन में नेशनल इनकम में वैल्यू ऐड कर रहा है। फिर ओन अकाउंट प्रोडक्शन। अगेन यहाँ पर भी वही चीज है कि चाहे हम अपने लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं चाहे मार्केट के लिए, अब अगर प्रोडक्शन हो रहा है, हम मार्केट में नहीं सेल कर रहे हैं, सिर्फ हम ही उसको यूज करेंगे, तो भी हम उसकी वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। फिर डोमेस्टिक सर्विसेज। डोमेस्टिक सर्विसेज की वैल्यू हम इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि उसके लिए कोई पेमेंट हमको देना ही नहीं होता है मार्केट में। जैसे हमने यहाँ बताया कि हाँ इसलिए बताया क्योंकि वो चीज हम मार्केट से परचेज करके लाएंगे और उसके लिए पेमेंट भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डोमेस्टिक सर्विसेज में जो भी काम हो रहे होते हैं उनके लिए अगर हम कोई पेमेंट कर रहे हैं तो बात अलग है, अदरवाइज उनकी वैल्यू हम, क्योंकि उनके बदले में जो भी पेमेंट मिलता है या जो भी कोई चीज होती है वो सिर्फ उस फैमिली के लोग ही लेते हैं। किसी बाहरी के लिए अगर हम करते हैं तो फिर हम पेमेंट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो फिर हम वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं, तो हम उसको ले लेंगे। लेकिन अगर घर में कर रहे हैं, डोमेस्टिक है, तो हम उसकी वैल्यू को इसमें ऐड नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज वॉलंटरी वर्क डन। वॉलंटरी मतलब हम अपनी इच्छा से कोई काम करते हैं सोसाइटी के लिए, किसी सफाई अभियान में जुड़ जाते हैं या बच्चों को पढ़ाने में जुड़ जाते हैं। हमने निःशुल्क शिक्षा अभियान चलाया है, बच्चों को अच्छे कपड़े, भोजन आदि की व्यवस्था करनी है आपको, तो ये हमारा वॉलंटरी है। वॉलंटरी इन द सेंस कि इसके बदले में हमें कोई पेमेंट नहीं मिल रहा है, हम कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। देखिए प्रोडक्शन का मतलब है जब तक उस चीज का कोई प्राइस ना हो तब तक वो प्रोडक्शन नहीं होता है। डोमेस्टिक सर्विसेज में भी हम लोग इसीलिए वो इंक्लूड नहीं करते क्योंकि उनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती है। सेम चीज यहाँ पर भी है, क्योंकि आप वॉलंटरी वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, किसी ने आपसे कहा नहीं है, कोई आपसे डिमांड नहीं कर रहा है, आपकी इच्छा है कि आप सोसाइटी के लिए कुछ करें तो आप कुछ कर रहे हो। तो ये चीज क्योंकि आपको इसके बदले में कोई पेमेंट नहीं मिल रहा है, मतलब आप कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। प्रोडक्शन का मतलब उस चीज के लिए पेमेंट हो, कोई चीज डिसाइडेड, तो ये हमारा नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। तो फिर यहाँ
पर भी वही चीज है कि आपको ध्यान रखना है, ये नहीं इंक्लूड होगा, ये भी इंक्लूड नहीं होगा, दिस वन विल बी इंक्लूडेड, दिस वन विल बी इंक्लूडेड, फिर यहाँ पर ये भी इंक्लूड किया जाएगा, ये इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ये भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ध्यान रखना है कि कौन सी चीज लेनी है और कौन सी चीज नहीं लेनी है, तभी हम वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू नेशनल इनकम सही से कैलकुलेट कर पाएंगे। So at last, precautions involved in estimating national income by expenditure method. देखिए मेन बेसिकली सब में एक ही जैसी बातें कही गई हैं। फाइनल और इंटरमीडिएट को देखिए फर्स्ट 2 पॉइंट्स हमारे यही है, फाइनल एक्सपेंडिचर और इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। फाइनल एक्सपेंडिचर को ही हमें नेशनल इनकम में इंक्लूड करना है। एक्सपेंडिचर ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स हमें इंक्लूड नहीं करना है। वो इसलिए क्योंकि एक बार वो एक्सपेंडिचर कैलकुलेट हो चुका होता है नेशनल इनकम में, तो जब भी हम फाइनल एक्सपेंडिचर को लेंगे हम उस चीज का प्राइस लेंगे। लेकिन अगर वो कोई चीज इंटरमीडिएट के लिए, जैसे सपोज इंटरमीडिएट गुड का मतलब रॉ मटेरियल, मतलब उस चीज से आप कोई और फर्दर प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, तो उसका एक्सपेंडिचर हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। हमें सिर्फ क्या करना है, जिस चीज को हम कंजम्पशन के लिए यूज करने जा रहे हैं उस पर जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो एक्सपेंडिचर हमें नेशनल इनकम में लेना है। मगर अगर कोई एक्सपेंडिचर हम प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं तो वो एक्सपेंडिचर हम नहीं लेंगे। या यू कैन से एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल्स we will not include in national income. And the third point, expenditure on second hand goods. जैसे हम बार बार पहले भी दोनों में हमने डिस्कस किया है, सेकेंड हैंड गुड्स को हमको इंक्लूड नहीं करना है, चाहे वो इनकम मेथड में हो, चाहे वो वैल्यू एडेड में हो या एक्सपेंडिचर मेथड में, क्योंकि सेकेंड हैंड गुड ऑलरेडी उसका प्राइस हम एक्सपेंडिचर में, या किसी ने एक्सपेंडिचर किया होगा तो वो पहले एक बार कर चुका है और वो ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है नेशनल इनकम में। मेन पॉइंट इज दैट कि ब्रोकर अगर कोई इस पर एक्सपेंडिचर कर रहा है तो वो एक्सपेंडिचर इसमें इंक्लूड होगा। अदरवाइज जैसे किसी ने गाड़ी ली और आपको सेल करनी है, बट उस सेलिंग प्रोसेस के दौरान अगर उसने उसमें कोई एक्सपेंडिचर किया, उसको नया बना दिया, जैसे आपने अगर सेल की कंपनी को, आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को जो ब्रोकर था उसने ठीक किया, उस पर कुछ एक्सपेंडिचर किया, फिर थर्ड पर्सन को उसने सेल किया, तो अगर उसने कोई नया एक्सपेंडिचर किया वो उसके लिए नया होगा, इसलिए वो एक्सपेंडिचर हम इंक्लूड करेंगे। अदरवाइज इस पर एक्सपेंडिचर ऑलरेडी उसमें हो चुका है एक बार, जिस ईयर में उसका प्रोडक्शन हुआ होगा या जिस ईयर में उसका सेल हुआ होगा, तो हम उसको दोबारा इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर है एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स। इनकी इनकम को भी हम इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि ये सारी फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं और फाइनेंशियल एसेट्स में कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं होती है। तो जब कोई प्रोडक्शन ही नहीं है तो हम उस एक्सपेंडिचर को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं कर सकते। फिर है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब कि जैसे आप करते हैं, मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने किया या प्राइवेट किसी ने इंक्लूड किया, इन्वेस्टमेंट किया किसी प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, तो वो जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट रिप्लेसमेंट हो या नेट इन्वेस्टमेंट हो, वो दोनों ही इनकम एक्सपेंडिचर हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। फिर एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट्स। अब ट्रांसफर पेमेंट्स में अगर कोई एक्सपेंडिचर हो रहा है तो हम उस इनकम को इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें फर्दर कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं हुई है, वो सिर्फ एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी का ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से एक्सपेंडिचर दूसरे के हाथ में। सपोज कोई और करने वाला था, उसका एक्सपेंडिचर किसी और ने कर दिया, ये सिर्फ एक ट्रांसफर है, तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर सेल्फ यूज ऑफ ओन प्रोड्यूस्ड फाइनल प्रोडक्ट्स।
अब अगर आपने कोई प्रोडक्शन किया है और सेल्फ यूज कर रहे हो तो इनडायरेक्टली आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो, आप अपने लिए एक्सपेंडिचर कर रहे हो, तो उस एक्सपेंडिचर को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। हम आगे आपके लिए कुछ इमेजेस बना दे रहे हैं, तीनों मेथड में क्या चीजें इंक्लूड करनी चाहिए और क्या चीजें एक्सक्लूड करनी चाहिए, वो तीनों ही चीजें हम आपको एक इमेजेस में भी दे दे रहे हैं। उन चार्ट्स को अगर आप थॉरली स्टडी कर लेते हैं तो आपको आगे कैलकुलेशन में बहुत ही इजी हो जाएगा। सो गाइस, आपको स्क्रीन पर तीन बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं जिनमें हमने आपको तीनों मेथड्स के थ्रू, इनकम मेथड के थ्रू, वैल्यू एडेड के थ्रू और एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू कौन कौन से आइटम्स कैलकुलेशन में इंक्लूड किए जाने चाहिए और कौन से आइटम्स को आपको एक्सक्लूड करना है, उनका एक चार्ट्स तीनों का दिया हुआ है। आप उसको इस चार्ट्स को स्टडी करिए, ध्यान से समझिए, करना चाहिए उसको जो हमने आपको एक्सप्लेन किया वो भी, और इन चार्ट्स के थ्रू आपको और भी हेल्प मिल जाएगी और आपको कैलकुलेशन इजी हो जाएगा करना। तो आपके लिए ये यूजफुल होगा इसको स्टडी करना, बिकॉज प्रिकॉशंस इज वेरी मतलब नेसेसरी टू प्रॉपर कैलकुलेशन इन नेशनल इनकम। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आइटम्स कई बार समझ ही नहीं आते हैं बच्चों को कि क्या इंक्लूड करना है और क्या नहीं करना है। तो ये आप थॉरली स्टडी कर लेंगे तो आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना बहुत इजी हो जाएगा। सो गाइस, होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। तीनों मेथड से आपको कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, बिकॉज जब हमें आइटम पता होते हैं तो हम उन आइटम्स को सेलेक्ट करके कैलकुलेशन आसानी से कर पाते हैं, इजीली कर लेते हैं। तो आपके लिए ये इजी होगा। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।